चलो, सबने लाए होंगे ना? क्या कर रहे हो बेटा? माइक। चलो, सबने मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक लाए हो ना? है ना, मैसेज डाल दिया था। एंड 11 का आपका इकोनॉमिक्स जितना एकदम टेक्निकल वगैरह था, बहुत दिमाग लगाने वाला, अब वो 12th में उतना नहीं है। एंड गुड पार्ट इज स्टैट्स तो बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों का, है ना। थोड़ा बहुत आपने, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बहुत पढ़ लिया होगा फाउंडेशन में, जो लोग फाउंडेशन वाले हैं। बाकी 12th में तो अपना नहीं है। एंड इसमें भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा टेक्निकल है। जो लोग फाउंडेशन कर रहे हैं उनका नेशनल इनकम शुरू हो गया है क्या? तो ठीक है, वो काम आएगा। बाकी जो लोग सिर्फ 12th में है उनको भी आ ही जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी अलग है, ऑब्वियसली कंसेप्चुअली तो दोनों सेम ही रहेगी। कहीं कहीं पे कुछ लिखने का, जैसे अपना 10th तक के आपने स्टैट्स जो पढ़ा था उसमें कुछ और हम वो कर रहे हैं। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ वहाँ से है। तो 10th तक के जैसे अरिथमेटिक मीन को हम कहीं और से डिनोट करते थे, 11th में हम लोग यहाँ पे देखे कुछ और से। तो वह कहीं कहीं एनोटेशंस अलग रहेंगे, बट चीज़ें तो मोस्टली सेम ही है नेशनल इनकम में। और बाकी चैप्टर्स में तो इतना कोई है ही नहीं, बहुत मतलब 11th में जितनी मगजमारी हुई थी उतना 12th में बिल्कुल भी नहीं होगी। एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हिस्ट्री काइंड ऑफ है कि 1950 के पहले क्या हुआ इंडिया में, 1950 से 1990 में क्या हुआ, एंड 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी उसके वजह से क्या हुआ, वो सारी चीज़ें है आपको। बेटा बातें कोई मत करना, पहली पहली क्लास में क्यों ऐसे? क्या हो गया परिणीता? देवा भी आवाज़ नहीं आ रही बोलते अच्छी इनको। इसके पहले अच्छा, मैथ्स की सेटिंग अलग रहती है ना आप लोग के? अब ठीक है क्या परिणीता? अब परिणीता अगर बोलती रहेगी ना तो अपन माइक ठीक ही नहीं करेंगे। हो गया क्या देवा भैया? अब ठीक है? उदय, थोड़ा दूर पास, ठीक है ना? जो भी दूर करो, 3 उंगलियां। अब ठीक है? इधर ठीक आ रही है क्या लेकिन आवाज? नहीं आ रही मैं, ऐसे मत करो यार उदय। तुम नहीं बोला 3 फीट 3? नहीं था तो उधर भी 3 ही उंगलियां ना। चलो जान दो। तो हम लोग मैक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट साथ साथ में करेंगे। तो पहले यूनिट नेशनल इनकम का, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे तरीके से पहले ही आपको ऐसे बता दूंगा जैसा भी रहेगा। 40-40 मार्क्स के दोनों हैं। नेशनल इनकम। अच्छा हाँ, 12th में जो लोग 11th में नहीं थे और डायरेक्टली 12th में है, वो कौन कौन स्टूडेंट्स, एक बार खड़े हो जाओ और नाम और सरनेम बता दो अपना अपना। और भी बेटा, क्या क्वेश्चंस क्वेश्चंस पूछना है तो इजी हो जाता। जो 11th में थे। हाँ बेटा, आप नाम बताओ। हर्षिल बत्रा। ओके। ए बेटा, आवाज नहीं। रितेश, राजेश, राजेश भट्ट। हाँ मैं देख लूंगा बेटा, सर नेम से देख लूंगा। आपका 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 बेटा यशस्वी इंगड़े, अवंतिका घोष, हाँ ठीक है। आप आर्या, उर्वशी, अदिति, ओके, आनंद तिवारी, ठीक है बैठे। आयुष खुश हो गए आप तो यार एकदम। चलो, हम लोग नेशनल इनकम से स्टार्ट करेंगे। ये नेशनल यूनिट में भी 4 चैप्टर है, मनी एंड बैंकिंग में 2, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में शायद 3, गवर्नमेंट बजट में 2, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट का 1। ऐसे करके कितने, 12 है, 13 चैप्टर्स है। और यहाँ 12 है ना,
और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 8 है, ठीक है। 11th में अपनी बात हुई थी, आप लोग को याद होगा, क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 क्लासेस में ही बोला था कि आप अब कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको ऐसे ध्यान में आना चाहिए कि कैप्स की अर्निंग कितनी होगी, मेरी फीस इतनी पर्टिकुलर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो अर्निंग करके, है ना। तब 11th में बात हो गई थी, बट दैट इज समथिंग एनी वन कैन थिंक ऑफ, मतलब उतना कॉमर्स वाला नहीं है तो भी वो ध्यान में आता ही है। कॉमर्स में अब हम लोगों को ओवरऑल पिक्चर, तो अपन कैप्स का रेवेन्यू तो एक बार देख लेते, ठीक है। नहीं नहीं, देख लेते हैं, मतलब ये तो सब ऐसी नंबर्स ही रहेंगे बेटा। 100 करोड़, बात कर ही रहे तो कम क्यों तो यूनिकॉर्न कर देते ना, 7,000 करोड़ सीधा। तो रेवेन्यू ये। अब आप मेरे को बस एक्सपेंडिचर के ना हेड्स बताते जाओ, एक एक जन हाथ ऊपर करके बताते जाना, लिखते जाओ। टीचर्स, ठीक है, टीचर्स रैम, एक मिनट। सेकंड फिर बुक्स, थर्ड इज स्टाफ, एक मिनट, हाँ एक मिनट। टी शर्ट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कैप्समैन, सबसे बड़ा खर्च है तो कैपिटल मिलियन लिख दिया मैंने। कैप्स पे ये फेस्ट वगैरह, ठीक है। टर्फ वगैरह बुक करते तो वो भी आ जाएगा, है ना। हाँ, और एक मिनट, कैप्स नहीं, ट्रिप तो मोटा मोटी नो प्रॉफिट नो लॉस में रहता है। स्नैक्स, टी शर्ट आ गया ना बेटा। एडवर्टीजमेंट में कौन कौन से और हेड आएंगे, अभी एडवर्टीजमेंट की बात करते हैं। बिलबोर्ड्स, एसएम, न्यूज़पेपर, पेड प्रमोशन, पीआर, पीआर में क्या, सेमिनार्स, और नहीं और है ना बेटा। स्टाफ को चाय वगैरह देते होंगे तो वो आएगा आपका। ट्रैवल एक्सपेंसेस, वेरी गुड। वो तो स्नैक्स बच्चों का बोली वो। और नहीं आधार नहीं होता। रेंट हो गया क्या, हो गया। हाँ, नहीं टैक्स तो ठीक है, इनकम टैक्स तो ठीक है, इनकम टैक्स भी ठीक है, एक्सपेंडिचर है। क्या, वैन, हाँ वैन इज ऑल्सो एक्सपेंस फॉर अस, क्योंकि वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे नहीं है, मेंटेनेंस एडमिन वगैरह का है ना, स्वीपर या वो। हाँ, नहीं और करते जाते ना। फर्नीचर, फर्नीचर फिक्सचर्स का, फिर ये सॉफ्टवेयर का, ऐप का, है ना? और वाईफाई का, वाईफाई टेलीफोन वगैरह, ठीक है। हाँ, नहीं, वेरी गुड। टेस्ट के स्टेशनरी वगैरह, टेस्ट के पेपर्स जो प्रिंट होते हैं, आपको आंसर शीट देते हैं, और जो टेस्ट के चेक करते हैं उनका रेम्यूनरेशन। कैलकुलेटर आपको थोड़ी मिला बेटा। वायर करने, इलेक्ट्रिकल्स वगैरह, इलेक्ट्रिकल्स कहाँ हुआ, नहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोल रहा है बेटा, इलेक्ट्रिकल्स बोल रहा है वो। क्या बोले, नहीं आईपैड मेरा पर्सनल है बेटा, खर्चा। आईपैड के लिए कैब्स ने कुछ भी नहीं दिया, मैंने बहुत बोला था कि कुछ तो दे दो, थोड़े जीएसटी सिर्फ आप ले लेना करके। पेंटिंग मेंटेनेंस में आ गया मैं। तो ऐसे बहुत सारे हेड्स में अपना खर्चा होता है ना, खर्चा होता है वो नहीं बता। सो लेट से अपना वापस से वही कि 100 करोड़ वाज रेवेन्यू और इनकम ऑफ कैप्स, है ना। आपने कहीं सोचा नहीं था ना इतने सारे हेड्स लगते हैं खर्चे के। जब भी आपको जाना होगा तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छे बच्चे चुप बैठ जाते मेरी क्लास में।
ठीक है, क्या एक्सेप्टेड? नहीं, एक्चुअली कल ही बात हो रही थी कि आपको भी लगेगा, तो मैंने बोला है कि मुझे नहीं चाहिए रहेगा मेरी क्लास में, तो सारी क्लासेस में मेरी, तो बस आप लोग अगर साथ दोगे तो अपनी क्लास में नहीं रहेगा, फिर ऐसा बहुत ही लग रहा है कि कोई है कि बात ही कर रहा नहीं हो रहा, तो फिर बुलाना पड़ेगा। अदरवाइज पैसे आपने दिए तो आपने पढ़ना चाहिए ना यार, इनको तो हम सैलरी देते और ये लोग सुन लेंगे तो कैसे, है ना? तो लेट्स से कैप्स रेवेन्यू 100 करोड़ है, और इसमें अपन मेजर मेजर एक्सपेंसेस लेट्स से देखते हैं। टीचर की सैलरी से या जो भी उनका रेम्यूनरेशन लेट्स से 60 करोड़। देन क्या बोले? कब देखे? अच्छा, बस में तब तुम भी थे क्या? प्रणय में मेरे को याद है सिर्फ, तब प्रणय की आंखों में एकदम इज्जत आ गई थी मेरे लिए। बोले सर आप साइकिल से क्यों आते? रेंट 10 करोड़ लेट से, कुछ बैंक से अगर इंटरेस्ट है कुछ लिया होगा या वो वाले खर्चे अगर 10 करोड़। और जो भी बुक्स वगैरह हम लोग खरीदते हैं लेट से एक ही कोई वेंडर से खरीदते हैं, बुक वेंडर से, उसके लिए और 10 करोड़। ठीक है, एंड नेट प्रॉफिट अपना हो जाता है 10 करोड़। हाँ बिफोर टैक्स बेटा, पीबीटी। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नाउ 100 करोड़ कैप्स की इनकम है, ठीक है। ये 60 करोड़ भी तो किसी की इनकम है, टीचर्स की, हम लोग की इनकम है। रेंट है 10 करोड़ किसी को दे रहे होगे, वो रेंट ओनर जो भी ये बिल्डिंग ओनर है उसके लिए दिस 10 करोड़ इज इनकम। इंटरेस्ट भी जो भी कैपिटल या लेट से टीचर्स लोग ने कैप्स को उधार दिया है तो उसके इसमें 10 करोड़ उनको दिया, प्लस ये वेंडर्स को भी 10 करोड़। तो अब मान लो इकोनॉमी, एक इकोनॉमी है जहाँ पे ओनली एंटिटीज कैप्स, ओनली एंटिटीज कैप्स, एंड बाकी लोग जितने भी है बस इतने ही लोग एग्जिस्ट करते हैं इकोनॉमी में, एंड दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ओनली टू कैप्स एंड दे आर अर्निंग आउट ऑफ कैप्स। तो अब नेशनल इनकम क्या होगी? नेशन में जितने लोग रह रहे हैं उनकी इनकम इज नेशनल इनकम, दैट इज जीडीपी, है ना? तो अब ये वाली जो इकोनॉमी है इसकी जीडीपी कितनी रहेगी? एक आंसर आ रहा है 100 करोड़। और कोई आंसर? एक मिनट। हाँ, ऑप्शन ए आपका आ रहा है 100 करोड़, ऑप्शन बी 90 करोड़ एक ऑप्शन, और किसी ने 200 बोला, 190 करोड़। और कोई किसी का है क्या ऑप्शन? नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस में तो कुछ तो बता दो ना। नहीं, ऑल ऑफ द अबव ऐसा नहीं होता ना, एक ही आंसर होगा ना। नेशनल इनकम कौन सी है? या चलो अपन पोलिंग भी कर लेते, एक मोटा मोटी आइडिया आ जाएगा कितने लोग कौन सा। तो पहला ऑप्शन ए 100 करोड़ कितने लोग का बोलना है? दो तीन, आप अच्छे से बेटा हाथ खड़े करो जो भी कर रहे हो। दो तो चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 18, चलो 39 आ रहा है। आप तो उधर 190 या 200 बोले थे ना? अच्छा, नहीं, सो माय क्वेश्चन इज कि नेशनल इनकम कितनी रहेगी? कैप्स की इनकम नहीं, कैप्स की भी और बाकी ये टीचर्स है, बुक वेंडर्स है, सबकी मिला के इनकम कितनी होगी, दैट इज द क्वेश्चन। सो 100 करोड़ वाले जितनों ने हाथ खड़े किया वो स्टिल दे आर विथ 100 करोड़, राइट? ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज 90 करोड़। एक दो, हाँ, एक दो तीन चार, गर्ल्स में से कोई भी नहीं है 90 करोड़ वाले? चार ही, ठीक है। और सॉरी, और लास्ट इज 190। आप तो 90 में हाथ खड़े किए थे ना अभी। आप 190 वाले हो, आप भी 190 वाले। और कोई गर्ल्स में से? आप पल्लवी, उधर से कोई नहीं। तो अपन 190 से, इसमें भी चार ही लोग हैं। आप बेटा 190 की ये बता दो, 100 इनकी प्लस में ये 90 किसी ना किसी की, ऐसे करके 190। आपका भी वही आंसर है, 190 कैसे आया? पल्लवी आप भी
कि 100 सबकी इनकम अपने को ऐड करना है, सिंपल एडिशन है। कैप्स की 100, इनकी 60, इनकी 10, इनकी 10, इनकी 10, ऐसे करके 190। क्या हो गया वेदांती? माइनस करेंगे। आपने किस में 100 में हाथ खड़े किए थे? तो आपने किस में किए थे? खड़े ही नहीं किए थे हाथ। अच्छा, तो आपका क्या है आपके हिसाब से? अभी बता दो, समय है। सूर्यकांत तो 100 बोला था शुरुआत से। चलो 190 का तो लॉजिक एकदम क्लियर है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन 90 वाला, 90 वाले कौन थे? 3-4 लोग ही थे। हाँ, आप बता दो बेटा। 60 + 10 + 10 90, तो कैप्स। हाँ, तो कैप्स भी तो कोई लोग है, तो 100। चलो, और कोई 90 वाले कौन थे इनके पीछे भी जो थे? उनने मुंह ही नीचे कर दिया क्या? लास्ट सेकंड बेंच पे, मिडल पे। हाँ बेटा, हाँ नहीं, आप ही जो आपने 90 बोले थे ना, तो कैसे 90? 90। अरे हंस क्या रहे यार, सही बता रहा है ना, कैलकुलेशन गलत थोड़ी है। मैथ्स तो सही है बेटा आपका। सर का कलेक्शन, और इधर से भी कोई 90 वाले थे ना आप? सेम प्रणव। ठीक, अब 100 वाला का कोई का आप बता दो बेटा। मानस 100 कैसे? आपने हाथ खड़े किया था ना 100 में? नहीं नहीं, पहले मानस बताएगा फिर आप बताओगे। 60, 10 + 10 + 10 ऐसा, और +10। ओके, तो वही आंसर है। तो 100 को अपने को इग्नोर कर देना है और बस ये करना है। तो आप लोग का बोलना है कि कैप्स का इनकम 100 नहीं 10 है, ठीक है। तो प्रॉफिट फाइनली देखा जाता है, नेट रेवेन्यू नहीं देखा जाता, नेट प्रॉफिट देखा जाता है, ठीक है। अगर सिर्फ कैप्स की पकड़ो तो ये सबकी इग्नोर करो तो भी चलेगा। क्या 100 मतलब कैप्स किसी को सर्विस देके 100 रुपीज कमा रहा है, और वो सर्विस देने के लिए उसको 60 का टीचर्स का सर्विस लग रहा है, रेंट का 10 का सर्विस लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, बुक वेंडर्स का लग रहा है, तो ओनली कैप्स का 100 गिनो तो भी चलेगा क्या? हाँ अकेला, वो तो पहले ही बताया ना। अकेला नहीं, ये लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये 4 लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, टीचर्स, रेंट एंड बिल्डिंग ओनर, और इंटरेस्ट जो भी दे रहा है वो, और बुक वेंडर, ये 4 एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो भी सिर्फ 100 अपन बोल सकते हैं, सिर्फ कैप्स का इनकम देख के, बाकी का फिर मत देखो। एक ही है ना? या उसकी जो ओवरऑल सर्विसेज देख लो, फिर इनकी सर्विसेज को अलग से मत गए। सो राइट आंसर इज 100। या तो आप ऐसे देखो इंडिविजुअल सबकी इनकम, तो कैप्स की तो एक्चुअली फाइनली उसके पास बच रहा है 100 करोड़ थोड़ी बच रहा है, उसके पास तो 10 करोड़ ही बच रहा है। और प्लस हर एक की फिर इनकम देख लो, टीचर्स की कितनी वैसे। या तो फिर आप ऐसे देख लो कि कैप्स की इनकम कितनी है, और वो सर्विस देने के लिए सबकी जितनी भी सर्विसेज लगी है जो डायरेक्टली बस कैप्स को दे रहे हैं, कि कैप्स ने जब 100 करोड़ का फिगर रखा, या लेट से 1 करोड़ बच्चे आए, हर एक से 100 रुपए फीस लिया, तो जब 100 रुपए फीस डिटरमाइन किया था, तब उसमें उन्होंने क्या इंक्लूड किया था? खुद का प्रॉफिट भी इंक्लूड कर लिया था, टीचर्स को देना है वो भी इंक्लूड किया गया था, इंटरेस्ट देना है वो भी, तो सभी की इनकम उन्होंने इंक्लूड कर दिया था। तो आइदर आप सिर्फ कैप्स का रेवेन्यू देखो, या तो कैप्स का नेट रेवेन्यू देखो, और बाकी इंडिविजुअल का भी रेवेन्यू देखो। अगर जो बच्चों ने भी 190 बोला, उसमें क्या गड़बड़ हो रही है फिर? एग्जैक्ट वर्ड इज डबल काउंटिंग। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय हमको खास एक ध्यान रखना है कि डबल काउंटिंग ना हो, ठीक है। तो वो चीज आप लोग को ध्यान रखना है, बाकी हम लोग पढ़ाई शुरू कर देते हैं। मैक्रो मैक्रो 11 में हम लोग ने पढ़ा था, आई इन माइक्रो स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल एंड ए इन मैक्रो स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट। The term macro has been derived from the Greek word macros, which means large. So macroeconomics deals with the overall performance of the economy. Microeconomics में हम individual seller, individual buyer, individual consumer, individual producer की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग overall economy की बात करते हैं। That is why individual demand is the subject matter of microeconomics. Individual demand is the subject matter of microeconomics, whereas market demand is the subject matter of
कुछ माइक्रो कुछ मैक्रो बोल रहे हैं। अवंतिका आप बता दो, मार्केट डिमांड इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो। तो मार्केट डिमांड भी हम लोग कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करते हैं, और माइक्रो मार्केट डिमांड में भी वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट अ सिंगल प्रोडक्ट, सो दैट इज वाई मार्केट डिमांड इज स्टिल अ कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, ओवरऑल डिमांड की अगर बात करते हैं, जीडीपी को एक तरीके से डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी बोलते हैं, तो देन इट विल बिकम पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। जो नेता लोग हमेशा बोलते हैं ना, महंगाई दूर भगाएंगे, बेरोजगारी दूर भगाएंगे, है ना, गरीबी दूर भगाएंगे। और एक नॉर्मली प्रॉब्लम रहता है पॉपुलेशन इंक्रीज का। ये सारी चीज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील करते हैं। आप लोगों को भी ये चैप्टर्स पे ये चैप्टर है इकोनॉमिक, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, लेकिन स्टेट बोर्ड वाले को प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन प्रॉब्लम, यहाँ पे उसको अच्छे से लिखा ह्यूमन कैपिटल, तो उसका पॉजिटिव साइड देखो, लेकिन ह्यूमन इतने ज़्यादा है, तो हाउ कैन वी टर्न ह्यूमंस इनटू ह्यूमन कैपिटल, और उसको अच्छे से अपन कर सकते हैं। पॉवर्टी है तो उसकी जगह रूरल डेवलपमेंट की, रूरल लोगों को और कैसे डेवलप कर सके ताकि वो पॉवर्टी से दूर। बाकी आपको भी चीज़ें वही है सेम, पर उनको बेचारे को ऐसे गरीब वाले नाम है, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, आपको थोड़े अच्छे से उनको नाम चेंज कर दिया। The emergence of macroeconomics as a separate branch can be traced back into 1936 when the British economist Lord J.M. Keynes published his book The General Theory of Employment, Interest and Money. Macroeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of aggregates of economy as a whole. मैं आपको 11 में ही बार बार बोलता था कि इकोनॉमिक्स की कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है, क्या ये बुक थी वहाँ से सभी लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। जो भी इकोनॉमिक्स से या उस समय के साइंटिस्ट बोलो या जो कुछ भी, उन लोगों ने कुछ थियरी लिखी एंड देन वो पता लगा कि हाँ दिस कैन बी इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बाद में किसी को फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम दिया गया, किसी को माइक्रो इकोनॉमिक्स नाम दिया गया, बट ऐसी कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेनली कौन है? अल्फ्रेड मार्शल है ना, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, उनकी भी अपनी एक बुक थी। देयर इज नो बुक कॉल्ड इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स अपनी इकोनॉमिक्स नाम की बुक नहीं लिखते। सिमिलरली साइंस में भी जो भी न्यूटन ने अपनी थियरी बनाई, आइंस्टाइन ने अपना बनाया, एंड ऑल दैट बिकम पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंस। सिमिलरली इकोनॉमिक्स में ही काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट है, अल्फ्रेड मार्शल है, कीन्स है, और भी अलग अलग जो भी न्यू क्लासिकल, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन लोग की थियरी अलग अलग सब्जेक्ट मैटर पे थी, एंड देन इट बिकेम पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स व्हाट वी स्टडी टुडे। हो सकता है और कुछ साल में कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में, आजकल अब फिर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स आता है, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस आता है, तो वो सब भी इकोनॉमिक्स के और ब्रांचेस बनते जाएंगे। सो नेशनल इनकम, तो इंडिविजुअल इनकम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, पर्सनल इनकम की, देन इट विल बी माइक्रो इकोनॉमिक्स। और वही पूरे इकोनॉमिक इनकम की बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम की, देन इट विल बिकम मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट आउटपुट इज पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल आउटपुट, एक कोई प्रोड्यूसर का आउटपुट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन से अमाउंट पे कितना आउटपुट करेगा या कितने कैपिटल पे वो कितना आउटपुट ला पाएगा, सो देन इट विल बी पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिमिलरली एग्रीगेट कंजम्पशन, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल कंजम्पशन विल बी पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट कंजम्पशन मतलब एक इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं, सभी लोग का, सभी आइटम्स का, सभी लोग का एक आइटम का कंजम्पशन विल बी पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना, दैट इज एज गुड एज मार्केट डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, बट सारे लोगों का, सारे गुड्स का कंजम्पशन विल बी एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट डिमांड। इट्स मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। वहां पे हम लोग इंडिविजुअल या मार्केट डिमांड पढ़ते थे, यहाँ पे हम लोग एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड मतलब सभी लोगों की, सारी कमोडिटीज की। एग्रीगेट मतलब सभी लोगों की और सारी कमोडिटीज की। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, तो ये तो हम लोग ने वो 11 में ही पढ़ा था। इंडिविजुअल यूनिट्स, यहाँ पे एग्रीगेट्स, यहाँ पे टूल्स डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई।
यहाँ पे हमारा मेन रहता है प्राइस ऑफ कमोडिटी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हाउ इज प्राइस डिटरमाइंड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स? बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो हम लोगों ने परफेक्ट कंपटीशन में वगैरह पढ़ा था कि डिमांड एंड सप्लाई आर लाइक द टू पार्ट्स ऑफ द सीजर्स, दोनों ऑपरेट करते हैं एंड देन एक इक्विलिब्रियम अचीव होता है. इक्विलिब्रियम कब रहेगा? व्हेन मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई. जो अमाउंट पे या जो प्राइस पे मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, दैट विल बी आवर इक्विलिब्रियम प्राइस. दैट इज हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड. सो ये तो कमोडिटी की प्राइसेस हो गई, प्लस में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड, मतलब दैट इज हाउ रेंट इज डिटरमाइंड, दैट इज हाउ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड एंड दैट इज हाउ वेजेस आर डिटरमाइंड. वेजेस ऑफ द लेबर्स आर डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड ऑफ लेबर. तो प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग इज द स्टडी मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड यहाँ पे मैक्रो में इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी. इनकम लेवल मतलब एग्रीगेट इनकम. इनकम लेवल मतलब एग्रीगेट इनकम. एग्रीगेट इनकम इज नथिंग बट नेशनल इनकम या जीडीपी. मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना तीन चीजें इंटरचेंजेबली यूज होती है. हाँ, नहीं आपकी इच्छा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है. मैं बता रहा हूँ, याद रहेगा तो याद, है तो लिखना है तो लिख लो, जैसे भी ऐसे भी. हाँ, आप लोग को इकोनॉमिक्स की भी एक बार होमवर्क बुक बना ही लेना है ना. बोला ही है ना, मैसेज डाला था हर सब्जेक्ट की. नहीं नहीं, हर सब्जेक्ट लिखा था. अकाउंट्स मैथ्स ऐसे लिखा ही नहीं था बेटा. स्पेसिफिक लिखा था अकाउंट्स मैथ्स. कौन से मैसेज में भाई? नहीं नहीं नहीं, मैंने भेजे मैसेज, ऐसे कैसे बात कर. अकाउंट्स मैथ्स स्पेसिफिकली लिखा है, ईच सब्जेक्ट लिखा है. ऐसा नहीं हो सकता, झूठ बोल रहे हो राव. मैंने लिखा था, ऐसे कैसे एडिट हो गया क्या मैसेज? अरे ये किसने कर दिया? मैंने सारे सब्जेक्ट लिखा. नहीं नहीं, तो इकोनॉमिक्स की भी मेंटेन करना है आप लोगों को. मैं तो पता ना होमवर्क कितना ही देता हूँ, और मैं तो आपको डेट भी तो एक हफ्ता 6 दिन ऐसे दूर दूर देता हूँ, तो कर लो. एंड दूसरी चीज़ ना, एक वो भी रियलाइज़ हुआ है जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से, कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ज़्यादा, अपने आप उनके मार्क्स बेटर आ रहे हैं. एंड वो आपको बोल दो कि आप करना, तो आप तो खुद से करते नहीं हो. तो फिर हम लोग को रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा से पुश करके कराएंगे तो बेटर रहेगा. एंड कुछ बच्चे वो भी करते हैं ना, एक दूसरे की कॉपी से भी होमवर्क स्कैन करके अपलोड कर देते, तो वो भी थोड़ा कंट्रोल हो पाएगा. तो कर लो. वैसे मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क दूंगा नहीं. एंड जितना, और क्या वो हर बार फिर अकाउंट्स मैथ्स में 100 आ जाते, मैं बेचारा वही 90 पे रहता हूँ. तो 100 ला लो ना, एक आध दो जन इकोनॉमिक्स में भी. बीएसटी में भी आ जाते हैं 100 है. ला लो फिर 100 है ना, कुछ 5-6 बच्चे ही ला लो बढ़िया. नहीं नहीं, आपको बोल नहीं रहा है, मतलब आप भी ला लो, बट मैं बोल नहीं रहा आपको. इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों मेन सब्जेक्ट मैटर भी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की. कि नेशनल इनकम, एग्रीगेट आउटपुट या एग्रीगेट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. एक तरीके से नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट आउटपुट दोनों सेम ही है. जिन लोगों ने फाउंडेशन पढ़ा है उनने अपने नेशनल इनकम की डेफिनेशन अगर है, तो नेशनल इनकम इज नथिंग बट सम ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, है ना. गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस मतलब इनकम. सो इनकम, आउटपुट एक तरीके से सेम ही है. प्लस में इसका एक रहता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे हमको इकोनॉमी को चलाना है, मतलब आइडियल सिनारियो में. नाउ हाउ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज सेम, या बहुत बार इसको एक ही ग्राफ में भी दिखाया जाता है, इनकम ऑब्लिक आउटपुट ऑब्लिक एम्प्लॉयमेंट. क्योंकि आप कोई भी एक चीज को पहले पकड़ो, लेट से आउटपुट को अगर पकड़े, तो जितना ज़्यादा कोई कंट्री में या कोई इकोनॉमी में आउटपुट होता है, जितना आउटपुट मतलब प्रोडक्शन, आउटपुट इज नथिंग बट प्रोडक्शन. प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? तो गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है.
तो कोई भी इकोनॉमी में आउटपुट जितना बढ़ेगा, ये ऐसे कोई ये चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे कुछ नहीं, मैं जस्ट बता रहा हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स अपन स्टार्ट कर रहे हो, जितना आउटपुट बढ़ेगा उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा लोगों का। ज़्यादा आउटपुट बढ़ाने के लिए हमको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट करनी पड़ेगी, तो आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, या फिर लोगों का इनकम अगर बढ़ता है तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा या कंजम्पशन बढ़ेगा। वो एडिशनल डिमांड या एडिशनल कंजम्पशन को मीट करने के लिए वी हैव टू इंक्रीज द आउटपुट और प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन या आउटपुट बढ़ाना है तो हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा। सिमिलरली अगर कोई कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो अपने आप वो कंट्री के लोगों का इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड को मीटअप करने के लिए एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा। एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग बट एग्रीगेट आउटपुट। ठीक है, तो ऑल थ्री आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एंड नॉर्मली हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट। तीनों को कभी कभी ग्राफ में हम लोग एक ही एक्स या वाई एक्सिस पे ही रखते हैं, क्योंकि तीनों साथ में ही बढ़ते हैं या साथ में ही घटते हैं। हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ, दैट इज नेशनल इनकम ओनली। एग्रीगेट सप्लाई ही नेशनल इनकम का दूसरा नाम है, एंड एग्रीगेट आउटपुट तो टेक्निकली ही नेशनल इनकम हो गया। नेशनल इनकम की डेफिनेशन ही वो है कि एग्रीगेट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन, तो तीनों एक ही है। एग्रीगेट सप्लाई एंड नेशनल इनकम एक ही है। आगे हम लोग देखेंगे एएस, नेशनल इनकम इज डिनोटेड बाय कैपिटल वाई। ठीक है, नेशनल इनकम को हम लोग कैपिटल वाई से डिनोट करते हैं। वाई क्यों, एनी आइडिया? यील्ड, यील्ड के लिए वो वाई किया जाता है। सो आगे हम लोग देखेंगे कि AS इज इक्वल टू वाई। आई एम नॉट श्योर आपको आया होगा कि नहीं, बट जब ग्राफ बनाते हैं तो एक टाइम पे बाद में हम लोग ये कंक्लूड कर देते हैं कि AS का ग्राफ, AS का कर्व एंड नेशनल इनकम का कर्व विल बी सेम। हुआ है क्या आपको? अच्छा, होने का है तो ठीक है, अपना आ जाएगा क्यों। हाँ, अच्छा एक ही हुई है? नहीं नहीं, फाउंडेशन। अच्छा सॉरी बेटा, आपको भी ध्यान रख, ये ऐसी गड़बड़ होती थी ना, उस चक्कर में हमने मॉर्निंग क्लास शुरू किए 11 में, कि बहुत बार ऐसे सीए वाला है कुछ बता देते थे हम लोग, फिर आपके जैसे बच्चे लेफ्ट आउट फील करते थे कि बोले ये लोग हमेशा सीए वाली बातें करते, तो बोले नहीं, उन लोग के लिए स्पेशल अटेंशन। ऐसा नहीं, आपके जैसे बोल रहा हूँ, आप थोड़ी बोल रहा हूँ। मैं तो जो पढ़ाऊंगा और मुझे याद रहेगा ना, मैं थोड़ी पूछूंगा ये अपन ने पढ़े कि नहीं पढ़े। ठीक है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ी बहुत होती है। जैसे जब हम लोग मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं, तो मार्केट डिमांड में हम लोग एग्रीगेशन तो कर रहे हैं ना, इंडिविजुअल ए, इंडिविजुअल बी, इंडिविजुअल सी, ऐसे करके सारे इंडिविजुअल की डिमांड को हम एग्रीगेट करके मार्केट डिमांड निकालते हैं। बट वहाँ पे लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, वहाँ पे सिर्फ एक कमोडिटी का डिमांड सबकी को हम लोग एग्रीगेट कर रहे हैं, ना कि सारे कमोडिटीज की। सिमिलर मैक्रो इकोनॉमिक्स में लेकिन हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेट, जितना हो सकता है सारे लोग, सब प्रोडक्ट, सब कुछ इसमें इंक्लूड कर देंगे, सारे गुड्स, सारे सर्विसेज, एवरीथिंग। बेसिक assumptions, बेसिक इट assumes all the macro variables to be constant। जब हम लोग माइक्रो की बात, जैसे डिमांड की हम लोग बात कर रहे थे, तो डिमांड में हम लोग को, आपको याद होगा, तो हमने अज्यूम किया था कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, कोई चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंसेस नहीं है। तो जो मैक्रो लेवल पे जो चीज़ें अफेक्ट होती है, वो चीज़ों को हम लोग कांस्टेंट अज्यूम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी में। सिमिलरली जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो जो भी माइक्रो वेरिएबल्स है, द डिसीजंस ऑफ हाउस होल्ड फर्म्स, प्राइजेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स आर अज्यूम टू बी कांस्टेंट। आप लोग को आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब कभी पढ़ेंगे तब, कि नेशनल इनकम जब बढ़ती है, नेशनल इनकम दो तरीके से बढ़ सकती है। वन, लेट्स से अगेन डीजीएस कैप्स इज द ओनली एंटिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, 2025 का रेवेन्यू 24 का कर लेते हैं, 2024 का रेवेन्यू, 2025 का रेवेन्यू। ठीक है, 2024 में हम लोग मानते हैं कि 1000 स्टूडेंट्स थे,
इंटू फीस आई पर स्टूडेंट 10 लाख, तो हमारा रेवेन्यू हो जाएगा, ज़्यादा ही बता दिएगा, 10 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, 100 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 2025 में भी 1000 स्टूडेंट्स थे, लेकिन फीस हम लोग ने कर दिया 11 लाख, तो आर रेवेन्यू विल बी, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, 2025 में हम लोग ने फीस वही रखी, लेकिन स्टूडेंट्स बढ़ गए एंड आर रेवेन्यू बिकम, ठीक है। सो इफ वी आर कंपेयरिंग ईयर 2025 विद द ईयर 2024, तो दो केसेस है, केस ए केस बी। तो केस ए में भी इनकम बढ़ी है, केस बी में भी इनकम बढ़ी है, बट इकोनॉमिक्स में जब हम लोग बात करते हैं, रियल जीडीपी करके कुछ होता है, एक रहता है नॉमिनल जीडीपी। सो नॉमिनल जीडीपी तो दोनों केस में बढ़ी है, बट एज फार एज रियल जीडीपी इज कंसर्न, इस केस में 2025 में कुछ भी नहीं बढ़ी है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं इंडिविजुअल प्राइसेस रिमेन कांस्टेंट, ये अगर चेंज हो रही है तो हम उसको कंसिडर नहीं कर, क्योंकि क्या बोलते हैं कि नेशनल इनकम इन रियल टर्म्स इज द इंक्रीज इन द आउटपुट। आउटपुट कब बढ़ेगा? जब आप 1000 बच्चों की जगह 1200 बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप 1000 की जगह 1000 ही पढ़ा रहे हो, सिर्फ फीस बढ़ा दे रहे हो। रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस के बढ़ने से अगर आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो दैट इज नॉट अकाउंटेड फॉर वेल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। वहां पे हम लोग क्वांटिटी बढ़ रही तो ही मानते। तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे जैसे वही बोला है कि प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स वगैरह को हम लोग कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थियरी भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज कंसर्न विद द प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग। और कैसे प्राइसिंग निकलती है? विद द ऑपरेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्या हो गया यश? ठीक है ना, सही चल रहा है कि नहीं? लग नहीं रहा है आपके चेहरे से। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी, क्योंकि इससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल या व्हाट शुड बी द आइडियल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड नेशनल इनकम डिटरमाइन होता है अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों एक्चुअली मेन सब्जेक्ट मैटर है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। इसका एग्जांपल इंडिविजुअल इनकम इंडिविजुअल आउटपुट, इसका नेशनल इनकम नेशनल आउटपुट। Microeconomics failed to study the aggregates of the economy as a whole. As a result, there was a need for separate theory which could explain the working of the economy. ये आपको याद होगा तो 11th में मैंने एग्जांपल दिया था, there was something called paradox, याद है क्या? 11th में इकोनॉमिक पैराडॉक्स, उसमें मैंने बोला था कि पहले ना मोस्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स की बातें हो रही थी, तब मैक्रो की इतनी नहीं थी। तो जैसे फॉर एग्जांपल एट एन इंडिविजुअल लेवल सेविंग्स आर गुड, जितना लोग ज़्यादा सेव करें उतना लोगों के लिए अच्छा है। या अपन फाइनेंस में अगर भी पढ़ते कि अ रुपी सेव इज रुपी अर्न, सेविंग करना चाहिए वगैरह। बट एट एन इकोनॉमी लेवल अगर हर कोई सेव करेगा तो कंजम्पशन ही नहीं बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट तो बढ़ जाएगा, कंजम्पशन नहीं बढ़ पाएगा। कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगी, एंड डिमांड नहीं बढ़ेगी तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, एंड नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी। तो एट अ नेशनल लेवल थिंग्स विच आर गुड एट एन इंडिविजुअल लेवल मे नॉट बी गुड फॉर द इकोनॉमी एज अ होल। तो इसीलिए देन मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी इवोल्यूशन हुआ कि नहीं यार, हमको मैक्रो लेवल पे भी चीज़ें देखनी पड़ेगी। जो चीज़ें माइक्रो पे सही है वो ज़रूरी नहीं है कि मैक्रो पे भी सही हो। ऐसा नहीं कि दोनों एकदम कॉन्ट्रास्ट है, बट दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैक्रो भी पढ़ लेगा तो इट विल गिव अ होलिस्टिक पिक्चर। इसीलिए पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स ही मेनली था, देन मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आया। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम एज अ होल एंड टू एक्सप्लेन द वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्सेस। उसके लिए आपको याद होगा तो मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अपनी गाड़ी में ब्रेक इसलिए रहते हैं ताकि गाड़ी स्लो हो नहीं, ताकि हम स्पीड से चला सके। अगर आपकी गाड़ी में टू व्हीलर में या साइकिल में अगर ब्रेक नहीं होंगे तो आपकी साइकिल की स्पीड बढ़ेगी नहीं, उल्टा घट जाएगी। या रोड पे अगर ट्रैफिक सिग्नल्स रहेंगे तो आपका टोटल ड्यूरेशन ट्रैवल का कम होगा ना कि बढ़ेगा। ट्रैफिक सिग्नल पे आपको रुकना पड़ता है,
तो इंडिविजुअल लेवल पे आपको लगता है कि यार मुझे तो ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना पड़ रहा है, इससे तो मेरी ओवरऑल स्पीड कम हो रही है, मुझे टाइम ज़्यादा लग जाएगा। बट मैक्रो लेवल पे सोचो कि अगर कहीं पे सिटी में ट्रैफिक सिग्नल एग्जिस्ट ही नहीं करते और हर जन अपने मन से जा रहा है, तो स्पीड ओवरऑल सबकी कम हो जाएगी, ट्रैवल ड्यूरेशन आपका बढ़ जाएगा। सो दीज आर कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक पैराडॉक्स है, जो माइक्रो इकोनॉमिक के लेवल पे या माइक्रो लेवल पे कुछ और लग रहा है, बट मैक्रो लेवल पे उसका इफेक्ट कुछ और रहता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये हम लोग ने तो 11 में सबसे पहले पढ़ा था कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रेकरिंग। एक तो बहुत सारी वांट्स है प्लस रेकरिंग, ऐसा नहीं कि मैंने आज शाम में खाना खा लिया तो कल दोपहर में भूख नहीं लगेगी। वांट्स आर रेकरिंग एंड अनलिमिटेड, एक वांट पूरी तो दूसरी, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी। सो बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन बींग्स हैव मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन आपको याद होगा तो 11 में पढ़े थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज वगैरह। तो व्हाट इज प्रोडक्शन? कन्वर्शन ऑफ रॉ मटेरियल और इनपुट्स इनटू आउटपुट्स या फिनिश गुड्स विच हैव गॉट यूटिलिटी, है ना। रॉ फॉर्म में एग्जांपल, वैसे मेरे को भी याद नहीं रहता 11 का, अभी अभी बैच पढ़ा इसलिए इतना पता है। तो नहीं तो 1 साल पहले का थोड़ी याद रहता। लकड़ा है अगर, वुड एज इट इज उसकी यूटिलिटी कुछ नहीं रहेगी, बट वुड पे हम लोग कुछ प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वुड को हम लोग बेंचेस या डेस्क में कन्वर्ट करते, देन इट विल गेट यूटिलिटी। रॉ गोल्ड का एज इट इज यूटिलिटी नहीं रहेगा, पर उस पर प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी होता है, मैन्युफैक्चरिंग, उसको रिंग में कन्वर्ट करते हैं या जो भी ईयर रिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो उससे उसमें यूटिलिटी आ जाएगी। सो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन प्रोसेस। तो कोई भी चीज़ में यूटिलिटी है मतलब उसकी डिमांड है, किसी चीज़ की अगर यूटिलिटी नहीं होगी तो उसकी डिमांड भी नहीं होगी। लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों को ऐसी चीज़ें चाहिए जिसमें यूटिलिटी हो, और चीज़ों में यूटिलिटी लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? प्रोडक्शन करना पड़ता है। आरुष क्या हो गया, खुश हो आज आप बहुत? प्रोडक्शन करने के लिए 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज। दे आर कंबाइंड टुगेदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म प्रोड्यूस, फर्म्स मतलब एक तरीके से ये हो गए बिजनेस यूनिट्स, जो लोग प्रोडक्शन कैरी आउट कर रहे हैं फॉर कमर्शियल पर्पस, एक तरीके से, ठीक, उसको हम लोग फर्म्स कहते हैं, या एक तरीके से हम लोग इनको प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं, है ना। फर्म्स और प्रोड्यूसर्स। एक रहते हैं कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स को हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड्स। कंज्यूमर्स को हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड्स। फर्म्स को बोलेंगे हम लोग बिजनेस यूनिट्स या प्रोड्यूसर्स। दे प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विथ कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब नॉर्मली हम लोग ये मानते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर। मतलब क्या कि कैप्स इज अ बिजनेस एंटिटी, ठीक है, कैप्स इज टेकिंग माय सर्विसेज, ठीक है, बट आई एम अ कंज्यूमर, लेबर में हूँ, तो मैं कंज्यूमर हूँ या इंडिविजुअल हूँ, ठीक है। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑलवेज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स और कंज्यूमर। सिमिलरली जिसकी बिल्डिंग है वो तो एक हाउस होल्ड ही है, जिसकी बिल्डिंग है वो तो हाउस होल्ड है। तो ऐसा माना जाता है कि हाउस होल्ड आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे सप्लाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म्स। इकोनॉमी में मेनली 2 कंस्टिट्यूएंट रहते हैं, एक इज प्रोड्यूसर, वन इज कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दे सप्लाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द फर्म्स, फर्म्स विद द हेल्प ऑफ दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैरी आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। अब इंडिविजुअल्स ने अगर फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया तो उसके बदले में तो उनको फैक्टर रिवॉर्ड भी चाहिए है। तो डेफिनेटली इफ कैप्स इज यूजिंग माय सर्विसेज, कैप्स विल पे मी रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। सो फर्म्स मेक पेमेंट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या? एक तरीके से ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
क्या हो गया अदिति? भारी हो रहा है? इकोनॉमिक्स बहुत दिनों बाद पढ़ रहे हो ना 12th का? 3-4 दिन से आप फाउंडेशन का भी नहीं पढ़ रहे। Factors makes payments to the factors of production in the form of rent, wages, interest and profit, which are known as factor incomes या factor rewards. तो अब क्या हो गया, मतलब पहले से मान लेते कि बिजनेस फर्म का पैसा था और इंडिविजुअल्स जो थे उनके पास दे यूज टू ओन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ ये इंडिविजुअल्स अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस फर्म को दे रहे हैं, बिजनेस फर्म उसके बदले उनको क्या देगा, पेमेंट देगा या फैक्टर रिवॉर्ड देगा या फैक्टर पेमेंट्स करेगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वेजेस, रेंट एंड प्रॉफिट। बिजनेस का जो ओनर भी है, बिजनेस इज अ फर्म बट बिजनेस का ओनर विल अगेन बी एन इंडिविजुअल। लेट्स से डीजी शर्मा कैब्स इज अ फर्म बट डीजी शर्मा सर इज अगेन एन इंडिविजुअल। तो जो प्रॉफिट भी जा रहा है वो भी हम लोग बोलेंगे कि कंज्यूमर्स को जा रहा है या इंडिविजुअल्स को जा रहा है, ना कि बिजनेस के पास रह रहा है। ठीक है, फर्म तो अपना एक इंडिविजुअल अकेली एंटिटी है, वो अपना प्रॉफिट डज नॉट बिलोंग टू द फर्म, प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ द फर्म एंड ओनर ऑफ द फर्म विल अगेन बी द इंडिविजुअल। तो अब पैसा जो बिजनेस फर्म के पास था वो पैसा गया कंज्यूमर्स के पास और बिजनेस फर्म का क्या बचा, गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि उन्होंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से बनाए थे। अब जो इंडिविजुअल्स है वो लोग हाउस होल्ड सेक्टर्स स्पेंड्स दिस मनी ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। तो अब ये पैसा वापस से किसके पास चला गया, बिजनेस फर्म्स के पास। अब बिजनेस फर्म्स का पैसा आया, बिजनेस फर्म ने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर किसको किया, इंडिविजुअल्स को, हाउस होल्ड्स को, कंज्यूमर्स को। इंडिविजुअल ने ये सब बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम कर लिया। यहाँ पे आइडियली कहानी खत्म होनी चाहिए, बट सिंस ह्यूमन नहीं गवर्नमेंट अभी आने की है बेटा, सिंस ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिकरिंग, तो यहाँ पे साइकिल खत्म नहीं होती है, ये साइकिल तो नेवर एंडिंग शुरू रहेगी। वापस से इनको नए वांट्स वगैरह की ज़रूरत रहेगी, नए वांट्स आती है तो यहाँ पे बिजनेस वापस से नया प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन के लिए इनसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेगा, उसके बदले अब जो बिजनेस फर्म का पैसा था माल बेच के आया था वो देगा, वापस से कुछ प्रोड्यूस करेगा, इनकी वांट्स के लिए ये लोग खर्च करेंगे, ऐसे करके पैसा आपस में हाउस होल्ड से बिजनेस ओनर से फर्म्स, फर्म से हाउस होल्ड, इस तरीके से घूमते रहता है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जो इंडिविजुअल्स या हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज देके अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देके कमाते हैं, दैट इज देयर इनकम, और जो फर्म है वो अपना गुड्स एंड सर्विसेज बेच के जो कमाता है दैट इज इट्स इनकम। क्लियर? एंड ये सर्कल चलते रहेगा, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। Thus, income first flows from firms to households. Firms to households कैसे? In the form of factor payments. Factor payments किस form में? Either in the form of rent or wages or interest or profit. And then from households to firms in the form of consumption expenditure. Consumption expenditure मतलब expenditure on purchase of goods and services. Such a flow of money is known as the circular flow of income. आपका कल लॉ का क्लास नहीं रहेगा, टाइम टेबल आ जाएगा, बट लॉ का क्लास कल नहीं रहेगा। हाँ, सैटरडे मैथ्स और टेस्ट रहेगी सिर्फ। बोलो ना, बोलो ना। नहीं, लोन्स तो दे रहे ना बेटा, तभी तो आप इंटरेस्ट कमा रहे हो। लोन ऑलरेडी इसमें मान लिया अपन, लोन भी दे रहे हैं आप, आपका सक्सेस पैसा तो आप लोन दे रहे हैं। बट नहीं, अब वो आप जो बोल रहे हो समझ गया, आगे आप पढ़ोगे इसमें अजम्पशन रहेगा, दो अजम्पशन रहेंगे। फर्स्ट कि इंडिविजुअल जितना भी पैसा उनको मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड, पूरा का पूरा वो खर्च कर देंगे। सेकंड अजम्पशन, बिजनेस ओनर जितना भी कमा रहे हैं
सारा का सारा फैक्टर पेमेंट में बांट देंगे, मतलब देयर विल बी नो रिटेन प्रॉफिट्स। फैक्टर इनकम में तो वेजेस, इंटरेस्ट एंड रेंट तो देना ही है, प्रॉफिट एक रहता है कि दे कैन रिटेन विद देमसेल्व्स, बट उसमें भी अपना ये अजम्पशन रहेगा कि एवरीथिंग अर्न्ड बाय द बिजनेस फर्म्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फैक्टर ओनर्स। आएगा आएगा, हाँ बोलो। हाँ, तो वो ऐसा माना जाता है कि पहले हाउस होल्ड ने इनको कैपिटल दिया। फर्स्ट एंट्री आपको डे वन पे पवन सर ने क्या सिखाई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस जब भी शुरू होता है तो कमल का क्वेश्चन है कि अंडा या मुर्गी, तो सबसे पहले अंडा या मुर्गा पहले कुछ तो एग्जिस्ट करना। आपने तो बोल दिया पैसा फर्म से इंडिविजुअल्स के पास जा, हाउस होल्ड का जा रहा है, हाउस होल्ड से बिजनेस, बट सबसे पहले कैसे आया? तो बिजनेस के पास हम लोग ऐसे अज्यूम करते हैं कि जब भी कोई इंडिविजुअल अपना बिजनेस शुरू करता है या फर्म शुरू करता है तो इट विल ब्रिंग कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, वहां से फिर चक्कर शुरू, और उसका बराबर ईमानदारी से बिजनेस इंटरेस्ट भी दे रहा है, तो आप बिजनेस को ही कुछ बोल नहीं सकते कि ले लिया, ठीक है। रॉयल्टी को आप लोग इसमें ही अपन मानते हैं, कैपिटल ही मानते हैं। टेक्नोलॉजी या कुछ लाते हैं ना, दैट इज कंसिडर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल में ही आता है, एंड उसका इंटरेस्ट इज रॉयल्टी। हाँ, रॉयल्टी इज फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी इज इंक्लूडेड इन द इंटरेस्ट। हाँ, ऑपरेटिंग में आप फाउंडेशन वाला बता रहे हैं। सो इंटरेस्ट, नाम से भी इंटरेस्ट बोलते हैं हम लोग, बट कैपिटल इसमें तो इंक्लूड्स मनी, नॉट जस्ट मनी बट टेक्नोलॉजी एज वेल। इकोनॉमिक्स में जब हम लोग कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक या टेक्नोलॉजी, तो उसमें टेक्नोलॉजी वगैरह भी आ गया, तो टेक्नोलॉजी के रिटर्न में आप लेट से रॉयल्टी दे रहे हो, सो रॉयल्टी इज पार्ट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एक बड़ा अम्ब्रेला टर्म है जिसमें ये सारी चीजें भी आ जाएगी। क्या बोले, क्या होता? नहीं, नहीं बचाएंगे, इसमें हम आगे देखेंगे। देयर इज एन अजम्पशन कि रिजर्व्स एंड सरप्लस जीरो रहेगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस इज व्हाट रिटेन अर्निंग्स है ना, अदरवाइज पी एंड एल, पी प्रॉफिट आता है उसमें से डिविडेंड बांटते, जो बांटा नहीं है दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ रिजर्व, बट आप पूरा ही बांट दे रहे हो, ऐसा आगे पढ़ेंगे हम लोग। So circular flow of income, it refers to cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from households to firm in the form of consumption expenditure। तो नॉर्मली सर्कुलर फ्लो में तीन फेसेस माने जाते हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्शन फेज, जहाँ पे क्या हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज, मतलब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज किए थे उनको, उनका रिवॉर्ड हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज प्रोडक्शन फेज, यहाँ पे सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एंड थर्ड फिर डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। डिस्पोजिशन ऑफ इनकम मतलब जो हाउस होल्ड ने इनकम कमाया है वो सिर्फ घर पे रखने के लिए तो कमाया नहीं, उसको ये लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज सो एज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स एंड नीड्स। तो इस तरीके से तीन हमारे फेज रहता है। फर्स्ट इज प्रोडक्शन फेज, जहाँ पे बिजनेस ओनर विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। नाउ बिकॉज उन्होंने गुड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसी से लिया था तो उसका पेमेंट कर देते हैं, और थर्ड फेज में अब ये पैसा कंज्यूमर्स के पास है, हाउस होल्ड्स के पास है, सो दोज हाउस होल्ड्स विल स्पेंड दैट अमाउंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको कहा जाता है डिस्पोजिशन ऑफ इनकम या डिस्पोजिशन। प्रोडक्शन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। यहाँ पे एक चीज बस, मतलब शायद आपके दिमाग में नहीं चाहे होगा, मेरे बोलने से कंफ्यूज होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये मत समझना कि मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है टू द कंज्यूमर्स, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यहाँ पे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज को इससे कंफ्यूज मत करना कि वो फेज डिस्ट्रीब्यूशन फेज जहाँ पे गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर या प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक। उसको नॉर्मली इकोनॉमिक्स में एक्सचेंज बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके बदले में उसमें क्या मिल जाएगा, कंसिडरेशन मिलेगा। So 3 phases, generation phase. In this phase, firms produce goods and services with the help of
फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. देन कम्स डिस्ट्रीब्यूशन फेज. यहाँ पे फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फार्म्स टू द हाउस होल्ड फॉर यूजिंग फैक्टर सर्विसेज. Disposition phase. In this phase, the income received by factors of production is spent on the goods and services produced by the firms. ये अपना हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. In this way, income generated in the production units returns to production units and completes the circular flow. मतलब जो इनिशियली पैसा था बिजनेस फर्म्स के पास, वो पैसा एक बार के लिए तो कंज्यूमर्स के पास जाता है, हाउस होल्ड्स के पास जाता है, बट अल्टीमेटली इट विल कम बैक टू द फर्म्स ओनली. क्योंकि इंडिविजुअल को जैसे ही आप पैसे दोगे, इंडिविजुअल अपने पास नहीं रखेंगे, दे विल अगेन स्पेंड इन द फॉर्म ऑफ बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स. तो ऐसे करके ये चक्कर अपना घूमते ही रहता है. मैं कुछ तो बताने वाला था, भूल गया मैं. हाँ, याद आ गया. तो आपको 11 में रेफरेंस था, पासिंग था, एक दो बार मैंने क्लास में बताया भी था. आई एम नॉट श्योर आप लोग को याद होगा कि नहीं. हम लोग सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं. जो रॉ मटेरियल आता है, क्योंकि आपको ध्यान रखिए ये सब खर्चे की आप हमेशा ये बात करते हैं, रॉ मटेरियल की तो बात ही नहीं करते. ठीक है, कैप्स के केस में रॉ मटेरियल आर लेबर सर्विसेज, बट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रोडक्शन यूनिट, उसके लिए तो रॉ मटेरियल कुछ तो हार्डकोर थिंग रहेगी, है ना, टेंजिबल थिंग रहेगी. तो उसको एक तो हम लोग बात करते हैं नॉन फैक्टर इनपुट बोलते हैं. हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यही है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. बट कभी हम लोग ये बात नहीं करते कि रॉ मटेरियल भी तो लगता है. तो एक तो रॉ मटेरियल को हम लोग बोलते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स या नॉन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आता है. सेकेंड चीज, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत डीप में जाओगे, तो कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए वो फ्री में आती है. जो फिजिकल चीज़ है ना, वो तो फ्री में आती है. अल्टीमेटली वी आर पेइंग फॉर द लेबर चार्जेस ऑफ दैट. तो फॉर एग्जांपल, आप लोग सोचते हो कि लेट्स से मैदा, ब्रेड बनाने की कंपनी है, ब्रेड बनाने की कंपनी के लिए लेट्स से मैदा इज रॉ मटेरियल. ठीक है, मैदा जो रॉ मटेरियल है, उसके लिए मैदा जो फिनिश गुड है, उसके लिए रॉ मटेरियल में भी गेहूँ होगा. ठीक है, गेहूँ किससे, किसान से आ रहा है. किसान को तो गेहूँ लगाने के कुछ पैसे नहीं लग रहे, मतलब उसके लिए रॉ मटेरियल सीड्स तो नॉमिनल है. तो अल्टीमेटली जो चार्ज कर रहा है वो लेबर का ही करता है, लेबर का, कैपिटल का और एंटरप्रेन्योरशिप का करता है. सिमिलरली कोई नेकलेस वगैरह, तो नेकलेस का भी रॉ मटेरियल होगा गोल्ड, गोल्ड का भी अर्थ से ले रहे हो आप. अल्टीमेटली सभी नेचुरल रिसोर्सेज से ही चीज़ें बन रही है, एकदम डेप्थ पे जाएंगे तो. एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय लेट्स से अर्थ या नेचर इज नॉट चार्जिंग अस एनीथिंग. तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्शन होता है उसमें खर्चा बस लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का ही होता है, कोई रॉ मटेरियल का खर्चा होता ही नहीं अल्टीमेटली. ठीक है, इसलिए कभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अपन रॉ मटेरियल को गिनते ही नहीं है. जो रॉ मटेरियल को आप और पीछे जाते जाओगे तो फ्री में ही मिलती है. ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी क्लास एंड करते हैं. डाउट आप ऐसे ही पूछ लो. थैंक यू. हाँ, पूछ लो ना जिसको